स्वागत है दोस्तों आपका बीपीएससी हंट में। मेरा नाम शशिकांत कुमार है। आज 6th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी शुरुआत करने जा रहा हूं। इसमें हम कुछ ऐसे शब्दावली को देखेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि आकाशगंगा, सौरमंडल, खगोलीय पिंड, नक्षत्र मंडल। ये सब शब्द हम सुने तो जरूर होते हैं, परंतु इसे हम सही शब्द में नहीं हम लिख पाते हैं या हम इसे बोल नहीं पाते हैं। जब तक आप अपने आधार को मजबूत नहीं करेंगे तब तक ये आपके अंदर डेवलप नहीं होगी। तो इसी को देखते हुए मैं आज 6th क्लास की एनसीईआरटी शुरुआत करने जा रहा हूँ तथा साथ साथ में किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आप यूपीएससी दें या फिर किसी भी पीसीएस का एग्जाम दें, वहाँ एनसीईआरटी का महत्वपूर्ण रोल होती है। आए दिन आप देख भी रहे होंगे, जैसे बीपीएससी 67, 68 या फिर यूपीएससी में महत्वपूर्ण रोल होती है। जैसे कि 6th क्लास के एनसीईआरटी से आप पढ़ेंगे 1998 में एक सवाल आया था कि ध्रुव तारे की सहायता से अगर आप किसी अनजान जगह हैं, अगर आपको पूर्व की ओर जाना है, आप ध्रुव तारा की सहायता से आपको पूर्व की ओर जाना है, तो आप किधर जाएंगे? आप दाईं की ओर जाएंगे या फिर बाईं की ओर जाएंगे? तो सवाल 6th क्लास की एनसीईआरटी से पूछा गया था 1998 में। तो इसका आंसर क्या होगा? आप अपनी दाईं ओर जाएंगे। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये एनसीईआरटी साबित होता है किसी भी एग्जाम के लिए। स्टार्ट करते हैं। ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना है, टू द पॉइंट बात करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सौरमंडल में पृथ्वी को आप देख रहे हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है कि सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है ना? ये बात आप जानती हैं। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, सही बात है, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। ऐसा आपने सोचा है कि क्यों ऐसा होता है कि शाम में एक दो ही दिखते हैं और रात जैसे बाद में इस रात के समय में इसकी संख्या बढ़ जाती है? ऐसा क्यों होता होगा? आप इसको बताएं, कमेंट पे इसका जवाब दीजिएगा। आप उनकी गणना नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। जो बोल रहा है कि संपूर्ण आकाश जो होता है वो छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ क्या होते हैं? चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आकाश में हीरे जड़े हो। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। आप ये सब देखे होंगे, इसमें जो आप पढ़ रहे हैं सभी आपने देखा होगा। लेकिन अगर आगे क्या बोल रहा है कि लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप क्या पाएंगे? आप? इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान दिखाई देते हैं। तो कहता है कि इन चमकीले वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। सही बात है। आप जो भी वस्तु आप आसमान में देखते हैं, इनके साथ में आप क्या देखते हैं? चंद्रमा को भी प्रतिदिन देखते हैं। तो यह आपको एक जैसी स्थिति नहीं दिखा। कभी आप आधा देखते होंगे, कभी पूरा देखते होंगे, मतलब पूर्ण देखते होंगे, कभी हाफ देखते होंगे, है ना? कभी उससे भी हाफ देखते हैं। तो कह रहा है कि इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। पूरा गोल चंद्रमा जो होता है, आप महीने में एक बार चंद्रमा को पूर्ण चंद्र के लगभग देख सकते हैं। और यह क्या कहलाती है? जो आप पूर्ण चंद्रमा वाली रात को देखते हैं वो क्या कहलाती है? पूर्ण चंद्र वाली रात। देखिएगा, पूर्ण चंद्र वाली रात
पूर्णिमा होती है और 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख पाते हैं, तो यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। देखिए यहाँ पे गौर कीजिएगा, जो आप 15 दिन के बाद जो पूर्ण चंद्रमा को नहीं देखते हैं, तो जो नई रात्रि जो आती है क्या कहलाती है? न्यू मून। नए चंद्रमा की न्यू मून के नाम से आप नए चंद्रमा की रात्रि या फिर अमावस्या के नाम से जानते हैं। अगर एग्जामिनर यहाँ सवाल अगर फंसाना चाहे आप लोगों को, तो यहाँ पे फंसा सकता है कि नए चंद्रमा की रात्रि को हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं, अमावस्या कहते हैं। केवल एक सही होगा, केवल बी सही होगा, दोनों सही होगा। क्या होगा आंसर? तो बी सही होगा, अमावस्या कहते हैं। नए चंद्रमा की रात्रि क्या कहते हैं? अमावस्या कहते हैं। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं सभी छोटी वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? एक सवाल है 6th क्लास की जो स्टूडेंट है, उससे एक सवाल, उसके मना मस्तिष्क में ये सवाल डाला जा रहा है कि आपको ऐसा नहीं लगता है कि हम दिन के समय में आज चंद्रमा एवं इन सभी छोटे वस्तुओं को हम क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। ठीक है, इसका आंसर भी दिया हुआ है। और क्या बोला कि अगर देखिए क्या बोल रहा है कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। इसको नोट कीजिएगा, इस लाइन को। बहुत ही शब्दावली है यहाँ पे, शब्दावली को ही हम लोगों को क्या करना है? कंप्लीट करना है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे कि इसे आप क्या करें, एक मिनट थोड़ा सा, इसे आप क्या करें? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है वो क्या कहलाती है? खगोलीय पिंड कहलाती है। इसे आप नोट कीजिएगा। आगे क्या बोल रहे हैं? कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। तो खगोलीय पिंड किससे बनता है? गैसों से बना होता है। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है। खगोलीय पिंड के पास ना अपनी ऊष्मा होती है और ना ही प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। इसे कैसे लिखना है? खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? सब सवाल है। खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में आसमान में दिखाई चमकती है, उसे हम क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। जो बड़े आकार के तथा कुछ गर्म होते हैं, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है। इस प्रकार से आप लिख लेंगे। अब कह रहा है कि आगे तारा क्या होता है? इन खगोलीय पिंडों को हम क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। तो आप अपने शब्दों में यहाँ से आप लिख लेंगे कि मैंने बोल दिया, आप इसको शब्दों में पिरो करके आप इसको अपने एक कॉपी में, एक पतली सी कॉपी बनाएंगे एनसीईआरटी का 6th क्लास की, या फिर मोटी कॉपी ले लें 6 to 12, आप उसमें नोट्स बना सकते हैं। जहाँ पे क्या होगा कि मैं बोल दिया करूंगा, आप वीडियो को पॉज करके उसको आप लिख लेंगे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने जो शुरुआत में समय बताया, सवाल जो बताया था आपको कि 1998 के समय में ये सवाल आया था। देखिए क्या बोल रहा है कि रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं। और रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे, देखिए तारे अनगिनत हैं, तारे अनगिनत हैं, सूर्य के समान ही हैं। सोचिए, सूर्य के समान ही है। सूर्य में कितनी गर्मी होती है,
लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर हैं। दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं। सोचिए अगर नज़दीक होता तो क्या हाल होता। अभी एक इतनी गर्मी पड़ रही है तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। देखा भी होगा नज़दीक से, जो जो एयरपोर्ट या फिर कहीं हवाई जहाज से सफ़र किए होंगे तो आपने देखा होगा वही जहाज को आप अपने गांव की आंगन से जब देखते होंगे, जहाँ मैदान से देखते होंगे, तो वो जहाज आपको छोटी सी दिखाई देती होगी, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं कि रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों की विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अब नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं, सवाल है। क्या बोला है, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये क्या कहलाते हैं, नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अब नक्षत्र मंडल से हम किस प्रकार से सवाल बनता है, हम यहाँ पे अभी हम जानेंगे। देखिएगा, अर्सा मेजर या बिग बेयर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। अगर एग्जामिनर डाल दे कि बिग बेयर से क्या अभिप्राय है या बिग बेयर क्या है, तो आकाश गंगा है, नक्षत्र मंडल है, खगोलीय पिंड है। तो एग्जामिनर इस प्रकार से सवाल बना सकता है। तो एक एक लाइन को हम देखते चलेंगे कहाँ से सवाल बन सकता है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। आगे बात करते हैं, क्या बोल रहा है यहाँ पे। इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। क्या है, यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। आपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडल को दिखाएं। तो जो आपके घर में है उनसे पूछिए। एक 6th क्लास के बच्चों के बारे में बताया जा रहा था। अब आप लोग तो बड़े हो गए हैं। चलिए, प्राचीन समय में लोग रात्रि की दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। अंडरलाइन कीजिएगा तो प्राचीन समय में, पूरा अंडरलाइन कर लेंगे यहां तक। देखिए हमने क्या क्या पढ़ा है यहाँ पे। देखिए, पहले हमने पढ़ा कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, अमावस्या किसे कहते हैं, पूर्णिमा किसे कहते हैं, तारा किसे कहते हैं और नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं। और उसके बाद क्या पढ़ रहे हैं, तारों की विशेषता पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, तारों की विशेषता पढ़ रहे हैं। तो क्या बोल रहा है कि प्राचीन समय में लोग क्या करते थे, रात्रि की दिशा में, रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। सप्तऋषि की सहायता से क्या बोल रहा है, हम ध्रुव तारे की स्थिति को हम पहचान सकते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए 1.1 मतलब 1.1 में बता रहा है कि आप देखिए सप्तऋषि मंडल के संकेतक। देखिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे सप्तऋषि है, यह आपको ध्रुव तारा की दिशा बता रहा है, एक संकेतक तारे के रूप में बता रहा है कि ध्रुव तारा कहाँ पे है। देखिए कह रहा है कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करता है। कुछ खगोलीय पिंड में, अब देखिए गौर कीजिएगा यहाँ पे, कुछ खगोलीय पिंड में
अपना प्रकाश ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। तो आप समझ गए कि ग्रह किसे कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। तो ग्रह का परिभाषा हम क्या देंगे कि कुछ खगोलीय पिंड में अपना ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे ग्रह, ऐसे पिंड को हम क्या बोलते हैं? ग्रह कहते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? प्लैनेट कहते हैं। या ग्रीक भाषा प्लेनेटाई शब्द से बना, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूर से देखने, दूर से क्या बोल रहा है यहाँ पे? गौर कीजिएगा। बोल रहा है कि पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं क्या है? एक तारा है। ठीक है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश जो है एवं ऊष्मा जो किससे प्राप्त करती है? यह सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? तो सूर्य है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि देखिए, कंफ्यूजन नहीं रखना है। ग्रह मत सोच लीजिएगा कि पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। यहाँ क्या बोल रहा है कि पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? तो हम सूर्य को बोलेंगे। देखिए, ज्योग्राफी का जब हम बुक पढ़ेंगे तो हम दो ग्रह का और नाम बताएंगे जो सूर्य के बाद आता है नंबर। अब बोला कि पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। क्या बोला? पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। अब यह क्या कह रहा है? यहाँ पे बोल रहा है कि पेज कैसे हो गया ये? चलिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है देखिएगा। हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए कि सूर्य है, सूर्य की दूरी के अनुसार कौन कौन से ग्रह है। तो हम बात करते हैं। देखिए, पहला हम बात करते हैं क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है बुध। बुध के बारे में हम समझते हैं। तो बुध के बारे में यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण, जब जो बुध है आपका, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन में करता है। कौन? बुध करता है। एक परिक्रमण 88 दिन में करता है और अपने अक्ष पर 59 दिन में ये घूमता है। ठीक है। अब बोल रहा है कि शुक्र जो होता है सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 255 दिन में करता है और घूर्णन 243 दिन में करता है। पेज कैसे ऐसे होगा सीधा? टेक्निकल उतना ज्ञान भी नहीं है, फिर भी देखते हैं, मैं प्रयास करता हूँ एडजस्ट करने का इसे। चलिए, आप अपने किताब में देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे पढ़ा देता हूँ। ठीक है, चलिए। तो बोल रहा है कि शुक्र जो होता है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण कितने दिन में करता है? यानी 255 दिन का वहां साल होता है। और घूर्णन कितने दिन में करता है? 243 दिन में करता है। देखिए, बोल रहा है कि शुक्र जो है कि
सूर्य का एक चारों ओर चक्कर लगाने में 255 दिन का समय लेता है, अर्थात एक साल वहाँ कितने दिन का होता है? 255 दिन का होता है। पृथ्वी पर कितना दिन का होता है? 365 या 366 दिन का होता है। और शुक्र जो है कि अपने अक्ष पर घूमने का समय कितना ले रहा है? 243 दिन। तो लगभग 12 दिन का डिफरेंट है। 243 दिन मतलब कि एक साल दोनों बराबर बराबर में है। 12 दिन का डिफरेंट है कि 255 में क्या कर रहा है? अपना एक परिक्रमण कर रहा है और अपने अक्ष पे 243 दिन में घूम रहा है ये। अब हम बात करते हैं, जैसे कि एक 255 दिन में क्या किया? घूर्णन किया। और 243 में क्या किया? कि अपने एक अक्ष पर घूमा और 12 दिन के बाद क्या हो जाएगा? वहां साल बदल जाएगी। इस प्रकार से हम बता रहे हैं पृथ्वी से तुलना करके। अब पृथ्वी पे क्या बोल रहा है कि सूर्य के सूर्य के चारों ओर चक्कर जो है 365 दिन में लगाते हैं, और यह जो है कि अपना अक्ष पर एक दिन में घूर्णन कर लेते हैं। मंगल जो है 687 दिन में एक परिक्रमण करता है। देखिए 687 दिन का वहां पे क्या होता है? मंगल पे साल होता है। और एक अक्ष पे घूमता है, मतलब एक अक्ष पर एक दिन में यह घूम लेता है, पृथ्वी के समान ही। ठीक है। और मंगल के पास जो चंद्रमा की जो संख्या है वो कितनी है? 2 है। और पृथ्वी के पास जो चंद्रमा की संख्या कितनी है? 1 है। आगे हम बात करते हैं, बोल रहा है, अब हम बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति में क्या बता रहा है? बृहस्पति में बता रहा है, बृहस्पति सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल क्या करता है? अपने अक्ष पर ये घूमता है ना। सॉरी, यहाँ पे बोल रहा है कि बृहस्पति जो है ना, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 11 साल 11 महीने लगभग के आसपास में करता है, और अपने अक्ष पर यह घूर्णन कितने दिन में करता है? 9 घंटे 56 मिनट ये लगभग करते हैं। चंद्रमा जो लगभग है इनके पास में कितनी है? 53 है। चंद्रमा की संख्या 53 है। शनि जो है कि 29 साल में 5 महीने अपने ये परिक्रमण का काल पूरा करती है, और अपने अक्ष पे 10 घंटे 40 मिनट में यह पूरा करती है एक घूर्णन। और चंद्रमा की संख्या कितनी है? लगभग बृहस्पति के समान ही 53। यूरेनस और नेपच्यून, यूरेनस और नेपच्यून में क्या बोल रहा है कि सूर्य के चारों ओर यूरेनस जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 साल अपने अक्ष पर 17 घंटे 14 मिनट में करती है। देखिए यूरेनस जो है सूर्य का एक परिक्रमण 84 साल में करता है, यानी यूरेनस पर 84 साल का एक साल, मतलब बताओ कितना समय लगता है, कितना दिन का साल होता होगा वहां पे। अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट में ये पूरा कर लेती है। चंद्रमा 27 से लगभग उपग्रह इनके पास में। और उसके बाद हम बात करते हैं कि नेपच्यून सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 164 साल में पूरा करती है, अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट में करती है। और चंद्रमा की संख्या कितनी है? 13। कितनी है? 13 है। तो अब यहाँ से सवाल किस प्रकार से बन सकता है? यहाँ पे बहुत इस पेज से लगभग 10 सवाल बनेंगे। 10 सवाल किस प्रकार से कि सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बुध। ठीक है। अब पूछेगा कि सबसे कम परिक्रमण किसका है, किस ग्रह का है? सबसे ज्यादा लंबा परिक्रमण काल किस ग्रह का है? क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में पाई जाती है ना? और सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रहों के पास में है? तो शनि और बृहस्पति के पास में लगभग कितना है? 53 है। इस प्रकार से इससे सवाल बनाया जा सकता है। अब देखिए लास्ट लाइन में क्या बोल रहा है, एक सवाल है यहाँ पे कि आंतरिक ग्रह कौन सा है? तो आंतरिक ग्रह 4 है।
आंतरिक ग्रह किसे कहा गया? देखिए, क्षुद्र ग्रह के अंदर 4 ग्रह हैं, शुक्र, बुध, पृथ्वी, मंगल। तो इसे हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। और बाह्य ग्रह किसे कहते हैं? जो क्षुद्र ग्रह के बाहर है, उसमें क्या कहते हैं? बाह्य कौन कौन है? बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून है। कौन कौन है? बृहस्पति, शनि और कौन है आपका? यूरेनस है और नेपच्यून है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह में अंतर भी पूछ सकता है। क्या अंतर है आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह में? तो क्या करेंगे आप? 4 ग्रह को ये नोट कर देना है, 4 ग्रह को ये वाला नोट कर देना है। दोनों को क्या करना है? दोनों को डेटा को वहां पे हम लिख देंगे। तो आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह को हम एक अच्छे से नोट्स तैयार हम कर सकते हैं। ठीक है, आगे की हम बात करते हैं। आगे क्या बोल रहा है? आगे हम बात करते हैं, आगे अब हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे एक कॉलम में है कि पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। अब देखिए, रोमन कहानी में सूर्य देवता को क्या कहा गया है? सोल कहा गया है। और सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित है, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों को लिखें। तो पौराणिक रोमन कहानियों में सूर्य देवता को क्या कहा गया है? सोल कहा गया है। याद रखिएगा। कहा कि आसमान में दिखने वाला चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? आपका एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है। तो अभी आपने जो पढ़ा कि किसके पास चंद्रमा है, और वैसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपने ऊष्मा का प्रकाश नहीं होता है, वो ग्रह कहलाती है। तो हम अभी जस्ट इसके पीछे पेज में हम पढ़े हैं सौर मंडल। अब देखिए, सौर मंडल क्या है? तो सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है। देखिए, सौर मंडल से सवाल बन सकता है कि सौर मंडल से आप क्या समझते हैं? तो ऑप्शन दे देगा कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे बनाया जा सकता है सवाल। अब हम बात करते हैं सूर्य। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? सूर्य जो है सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इसे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। देखिएगा क्या बोल रहा है? सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है कौन? सूर्य। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नजदीक तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य से पृथ्वी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो ये पूरे को आप नोट कर लेंगे अपने किताब में, कॉपी में। सॉरी, क्या बोल रहा है कि सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है कि सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा के एकमात्र स्रोत है, दूसरा पॉइंट। तीसरा क्या है? सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये 3 पॉइंट को आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं कौन कौन? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो इसे याद करने का तरीका क्या है कि आप बुध के बाद बृहस्पति आता है तो एक दिन गैप कर दीजिए,
बुध को हटा करके बृहस्पति की जगह शुक्र रख दीजिए। शुक्र के बाद शनि आता है तो शनि की जगह आप रविवार को पृथ्वी मान लीजिए। रविवार के बाद सोमवार आता है, सोमवार को हटा दीजिए, मंगल को रख लीजिए तो मंगल आ गया। अब मंगल के बाद क्या आता है, बुध आता है, तो बुध को हटा के बृहस्पति डाल दीजिए। अब बृहस्पति के बाद आपका शुक्र आता है तो शुक्र को हटा के शनि डाल दीजिए। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं, सप्ताह का एक दिन गैप करके, जो बाद में आता है बुध के बाद, शुक्र के बाद, पृथ्वी के बाद, मंगल के बाद जो आता है आपका, ठीक है। उसको इस तरीके से आप इसे याद कर लेंगे। ये हमारा ट्रिक नहीं है, मैंने भी कहीं से पढ़ा है तो मैंने आपको बताया है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। अब देख रहा है यहाँ पे कितनी अच्छे तरीके से यहाँ पे बताया गया कि सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते क्या कहलाते हैं, दीर्घवृत्ताकार में फैले होते हैं। ये क्या कहलाते हैं, कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य का सबसे नजदीक है। क्या बोल रहा है, बुध जो है सूर्य का सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है, ठीक है। तो बुध जो है सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह है और पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे माना गया है, शुक्र को माना गया है। क्यों माना गया है, क्योंकि इसकी आकार एवं आकृति किसके समान है, पृथ्वी के समान ही है, इसीलिए शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा गया है। देखिए अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड क्या है, UB 313 और सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। देखिए यहाँ से सवाल बन सकता है कि क्या सवाल बन सकता है, सीरस क्या है, नक्षत्र मंडल है, आकाश गंगा है, बौना ग्रह है या खगोलीय पिंड है, कौन सा है भाई। तो आपने क्या पढ़ा, सीरस क्या है, बौना ग्रह है। UB 313 क्या है, यह भी बौना ग्रह है। तो सवाल किसी भी तरीके से बन सकता है, तो आप इसे पूरे अपने नोट्स में इसको आप लिख लेंगे। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं अगला लेक्चर पे। देख लेते हैं कॉलम में क्या है, कॉलम भी देख लेते हैं, कॉलम से भी सवाल बनता है। देखिए रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले तो खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। देखिएगा आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। इन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों की खोजने में लगे हैं। देखिए प्रकाश के परावर्तन आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो क्या होता है कि लाइट टकरा करके हमारे आंखों में आती है तो हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि जो आर्यभट्ट थे वो परावर्तित सूर्य के प्रकाश का जब होता है तब तो वह उसके कारण क्या होता है, चमकता है और उस वस्तु को हम देख पाते हैं। आगे की हम बात करते हैं पृथ्वी। देखिए बोल रहा है कि पृथ्वी जो है सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है। नोट कीजिएगा इसको, सूर्य से दूरी के हिसाब से कितना नंबर पर ये तीसरा ग्रह है।
आकार में यह क्या है, 5वां ग्रह है, सबसे बड़ा है। नोट कीजिएगा कि सूर्य से पृथ्वी हिसाब मतलब सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी कितने नंबर का ग्रह है, तीसरा, और आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भूभाग कहते हैं, जियोइड कहते हैं, इंग्लिश में भूभाग कहते हैं। भूभाग का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अनुकूल कैसा है, देखिएगा अनुकूल परिस्थिति क्या है यहाँ पे। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी की उपस्थिति जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे कि ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। तो जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां, अंडरलाइन कीजिएगा इस शब्द को, अनुकूल परिस्थितियां पृथ्वी पर क्या क्या है। तो पृथ्वी ना तो गर्म है, ना तो ज्यादा ठंड है, ना तो ज्यादा गर्म है। यहाँ पर क्या है, पानी है, और यहाँ पे जीवन के लिए आवश्यक वायु में गैस है, कौन है, ऑक्सीजन। इस प्रकार से ये हम पृथ्वी क्या है, अद्भुत ग्रह है सौरमंडल का। कह रहा है कि आंतरिक से देखने पर पृथ्वी नीले रंग का दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। तो देखिएगा, नोट करना है सभी बातों को। अब यहाँ बता रहे पृथ्वी के बारे में क्या बताना है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है एवं आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। ध्रुव के पास इसकी जो चपटी हुई है, इसलिए पृथ्वी को हम भूभाग कहते हैं। पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं जो इस प्रकार है। पृथ्वी ना तो अत्यधिक गर्म है, ना ही अत्यधिक ठंडी है। और यहाँ पे क्या है कि वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस है, कौन, ऑक्सीजन मौजूद है। और क्या है, यहाँ पृथ्वी पर पानी की उपस्थिति है। तो इस कारण से पृथ्वी को हम क्या मानते हैं, सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह मानते हैं। इस तरीके से आप अपने शब्दों में इसे नोट कर लेंगे ताकि आपको किताबी भाषा ना लिखना पड़े कहीं पर, आप खुद से उसको एक शब्द दे सके, है ना। और आंतरिक पर अगर आप चेंज करके लिखना है, आंतरिक से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, इसलिए क्योंकि इसकी 2/3 पानी से ढका हुआ है। और आप समझ सकते हैं, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अब हम चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, एक एक शब्द को आप अपने शब्द में जरूर नोट कीजिएगा। जहां पे आपको लगे कि यहाँ से सवाल बन रहा है तो वहां पे आप जरूर नोट करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। हमारी पृथ्वी के पास क्या है, केवल एक उपग्रह है। चंद्रमा, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। क्या बोल रहा है कि हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास, किसका व्यास, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। यह हमसे लगभग कितना है, 3,84,400 किलोमीटर दूर है। तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी थी, 15 करोड़ किलोमीटर। यानी सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी थी, 15 करोड़ किलोमीटर। और चंद्रमा की दूरी कितनी है, 3,84,400 किलोमीटर। इसलिए हमें इतनी बड़ी दिखाई देती है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी तुलना कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं। देखिए, प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा सेकेंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। अगला क्या है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जो 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर अपना कदम रखा। इस प्रकार से आगे हम
देखते चलना उपग्रह क्या होता है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह चारों ओर सूर्य के चारों ओर लगाते हैं। उपग्रह कैसे कहते हैं पता चल गया। मानव निर्मित उपग्रह क्या है? एक कृत्रिम पिंड है। मानव निर्मित उपग्रह क्या है? एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। बोल रहा है कि अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह कौन कौन है? इनसेट, IRS, एडुसेट इत्यादि हैं। आगे हम बात करते हैं। चंद्रमा जो है पृथ्वी का लगभग एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हम चंद्रमा को केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। देखिए, हम चंद्रमा को एक भाग ही देखते हैं। अगर हम पृथ्वी से देखेंगे तो चंद्रमा के यही भाग हम देखते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है कि 27 दिन में एक क्या करता है? पूरा करता है। पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है 27 दिन में और इतना ही दिन में क्या करता है कि अपने अक्ष पर घूमता है। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि पृथ्वी से हम चंद्रमा को केवल एक ही भाग दिखाई देता। अगर स्पीड में चलता तो हम सुबह कुछ और देखते, शाम में कुछ और देखते, रात में कुछ और देखते। इस प्रकार से हम देखते। तो ऐसा नहीं है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। आपने देखा भी होगा, हमने तो देखा है, आप लोगों ने देखा है तो कैसा महसूस किया है? तो आप मुझे कमेंट में करके बताएं इसका आंसर कि कैसा आपने देखा है। आगे हम बात करते हैं क्षुद्र ग्रह। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो मैंने बताया था अभी 2 पेज पीछे कि क्षुद्र ग्रह की स्थिति कहाँ होती है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में। तब क्षुद्र ग्रह कहते किसके हैं? ये क्या बोल रहा है कि तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, है ना। अगला क्या है? उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या है? उल्का पिंड जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। इसको आप नोट कर लेंगे या फिर इस तरीके से आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के नजदीक आ जाते हैं। इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है क्योंकि आप जानते हैं गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का है। इसी कारण से इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं और फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। इस प्रकार से है कि क्या आपने तारों, अगला है, क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी क्या कहलाती है? आकाशगंगा है। हमारा सौरमंडल इसी आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों
आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ठीक है, अब सवाल आंसर क्या है, सवाल और इसका उत्तर क्या हो बना देते हैं। ग्रहों और तारों में क्या अंतर, ग्रह क्या है और तारा क्या है। ग्रह वे सभी खगोलीय पिंड जो तारों की प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उसे ग्रह कहते हैं। तारा क्या है, जिनके पास खुद की उष्मा तथा प्रकाश होती है। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं, तो सूर्य, ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड में होते हैं, उसे हम सौरमंडल कहते हैं। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, जो मैंने आपको बताया था उस प्रकार से आपको नोट कर लेना है, और एक बाई एक हमको क्या करना है, दिन का घटा देना है, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, तो पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। जल है, वायु है, और ना तो अत्यधिक गर्म है ना तो अत्यधिक ठंड है, इसलिए अद्भुत ग्रह कहा जाता है। हम हमेशा चंद्रमा के एक भाग क्यों देखते हैं, क्योंकि 27 दिन में अपने अक्ष पर घूमता है और पृथ्वी का चक्कर भी लगाता है। ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड क्या है, ग्रह, ब्रह्मांड जो है ग्रह, ग्रह से मिलकर बनता है सौरमंडल, सौरमंडल से मिलकर बनता है आकाश गंगा, तो हम उसे क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। आगे क्या है, आगे है आपका किसी ग्रह को पृथ्वी का जुड़ किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, तो आपने बताया था, पढ़ा भी है, शुक्र। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी है। आगे हम बात करते हैं, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार पथ पर चक्कर लगाते हैं, तो दीर्घवृत्ताकार में लगाते हैं। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है, तो उत्तर। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, तो मंगल। खालिस्तान का समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं। तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करते हैं उसे हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। तारा नक्षत्र मंडल कहते हैं। इस प्रकार से आप इसको आंसर लगा सकते हैं। आगे क्या है, तारों की एक बड़ी प्रणाली क्या कहते हैं। आगे क्या है कि खालिस्तान पृथ्वी का सबसे करीब है, तो चंद्रमा भी करीब है और शुक्र भी करीब है, तो दोनों आंसर आप बना सकते हैं। खालिस्तान सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह है। ग्रहों के पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश नहीं होती है। इस प्रकार से आप आंसर बना लेंगे। आगे की क्लास हम कल देखेंगे, और चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।